हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग कल से एनसीईआरटी को स्टार्ट किए हुए हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि गृह विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और क्या लड़के एवं लड़कियां दोनों गृह विज्ञान पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भोजन तथा उसके पोषक तत्व, यानी कि हमारे जीवन में भोजन एवं पोषक तत्वों की क्या विशेषता होती है और हमें इसकी क्या आवश्यकता होती है, हमें भोजन क्यों करना चाहिए और अगर हम भोजन करते हैं तो उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे और ये जानेंगे कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के विकास में किस प्रकार से सहायक होता है और वो हमें किस प्रकार से रोगों से लड़ने से बचाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और हर चीज़ को क्लियर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन जो शब्द है उस शब्द को कैसे परिभाषित किया जाए, यानी कि भोजन हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्वों को पूरा करता है और वो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए कितना महत्व रखता है और कुपोषण, भोजन की कमी से कुपोषण जैसी जो समस्या आती है उससे हम निजात कैसे पाए। ठीक है, अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हम कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं या फिर वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन तथा स्वास्थ्य जीवन में इसका क्या महत्व होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन जो है वो हमारी भूख को क्या करता है, तृप्त करता है। ठीक है, तथा हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यही नहीं, भोजन जो है वो हमारे सामाजिक अवसरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भोजन हमारे जो सामाजिक अवसर हैं उसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अतिथि, जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें अतिथि देवो भव, और हम अपने अतिथियों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, उनको भोजन खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हमें सामाजिक अवसरों में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है और यह भोजन सामाजिक प्रयोजन में भी अपना पूरा कार्य करता है। ठीक है, जैसे शादी विवाह जब भी पड़ता है या फिर कोई बर्थडे पार्टी ले लीजिए, कोई भी बड़ा अवसर ले लीजिए, तो इन सब में भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या कभी आपने सुना है कि अगर आप किसी के घर गए और वो आपको कुछ खाने पीने को नहीं दिया तो क्या उसकी वैल्यू उतनी रह जाती है? नहीं। लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं, अतिथि सत्कार यानी कि भोजन बहुत अच्छे से कराया जाता है हर चीज़, तो हम उसकी तारीफ दोगुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है भोजन वो हमारे विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, भोजन हमारा भूख ही नहीं पूरा करता है बल्कि हमें अच्छा महसूस करवाने और विभिन्न अवसरों को मनाने के लिए हम भोजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भोजन होता है हमारा, ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम हो और उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन न आए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं और कोई भी एग्जामिनर किसी एक बुक से हमें क्वेश्चन नहीं देता है एग्जाम में करने के लिए। बहुत सारी ऑथेंटिक बुक लगती हैं तब जाकर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी उस तैयारी को रखते हुए भी एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी को तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। ठीक,
तो भोजन का सबसे पहला कार्य क्या होता है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, प्रत्येक मनुष्य को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे खेलने के लिए, खाने के लिए, घर के भीतर या बाहर कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो क्या हम अच्छे से कार्य कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्या हमारा किसी काम में मन लगता है? नहीं लगता है। आप देखे होंगे कि जब हम व्रत होते हैं, ठीक है, तो व्रत के समय हमारी एनर्जी जो होती है वो लॉस सी दिखती है, हम थोड़े से पूरे एनर्जी फुल नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से भोजन हमें चलने में, खाने में, घर के बाहर भीतर जो भी कार्य है उसको करने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, अब हम जानेंगे कि भोजन का दूसरा महत्व होता है, वो होता है ऊतकों के विकास और उसके निर्माण में मदद करता है। जो भोजन है हमारा, वो ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद करता है। तभी तो एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जो कि बहुत एक भ्रूण होता है, जैसे मान लीजिए आप सभी एग्जाम्पल के लिए एक चना लेते हैं, ठीक, उसको जमीन में लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, फिर वो एक बड़ा पौधे का निर्माण करता है। ठीक उसी तरह से एक छोटा सा बच्चा धीरे 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 वयस्क में परिवर्तित होता है। ठीक, और वयस्क से युवा बनता है, युवा से वृद्धावस्था में। तो ये सभी क्या है, भोजन का बहुत बड़ा योगदान करते हैं और ये हमारे लिए आपसी संबंध को मजबूत भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भोजन जो है वो हमारे शरीर में हजारों छोटी छोटी कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, इसलिए उसके निर्माण में मदद मिलती है। यानी कि शरीर को विकसित होने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और इन नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर के अतिरिक्त विकास और नई कोशिकाओं और मृत कोशिकाओं एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको फिर से पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन न केवल ऊतकों के विकास में सहयोग करता है बल्कि उनके पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है। तो ऐसे हम जान पाते हैं कि जो भोजन है वो हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है, उनका विकास करता है। ठीक है, तो ये सभी होते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हमें चोट लग जाती है तो वहाँ नए ऊतकों का विकास, ठीक है, और उनके पुनर्निर्माण में भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तभी तो कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पियो ताकि घाव जल्दी से भर जाए। ठीक है, प्रोटीन वाली चीजें लो ताकि ऊतकों का निर्माण हो सके। तो इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोजन रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो प्रदान करता है। अक्सर हम क्या होता है कि रोगों से घिरे होते हैं और ये जो रोग होते हैं वो जीवाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, तो जो हम भोजन खाते हैं वो हमें क्या करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी से बाहर निकालने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का होता है तो होता है हमारा भोजन। जैसे मान लीजिए अगर एनीमिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मधुमेह हो गया, बीपी हो गई, कोई भी समस्या ले लीजिए, उन सभी समस्याओं से निजात दिलाने में भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। जो हमारा भोजन है वो शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। जैसा कि अगर
हम जो भोजन है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम जब कार्य कर रहे होंगे, जब चल रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तभी हमारी ऊर्जा खपत होती है। जब हम विश्राम कर रहे होते हैं उस समय भी हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उस समय भी क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। जैसे हमारा जो हृदय होता है वो रक्त प्रवाह का कार्य करता है, उदर जो होता है उसमें पाचन क्रिया चल रही होती है, और फेफड़ों में क्या होता है, श्वसन क्रिया चल रही होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन सभी अंगों का अपना कार्य सुचारू रूप से चल रहा होता है, और हमें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। यानी कि देखिए, हम भोजन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं तो हमें लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस समय हमें तो जो हम भोजन लिए हैं उसी से तो ये सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे हृदय पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह कर रहा है, फेफड़ा वो श्वसन का कार्य कर रहा है, और जो हमारा पेट है उसमें पाचन क्रियाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के जो अन्य अंग हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, और ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पर्याप्त मात्रा में भोजन को लिया है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम कभी अवसाद के कारण या फिर किसी और अन्य समस्या के कारण समय से भोजन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और डॉक्टर हमें सलाह देती है कि हमें अपने भोजन को सही और सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। तो हम नए तरीके से भोजन को क्या करते हैं, फिर पुनः स्टार्ट करते हैं, और उसको अपने शरीर में जो टूट फूट हुई रहती है, जो ऊतकों का नुकसान हुआ रहता है, उन सभी चीज़ों को हम सही कर पाते हैं भोजन के माध्यम से। ठीक है, तो यह भोजन न केवल हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। यानी कि जब हमें भूख लगी होती है तो ये हमें पूरी तरह से तृप्त करता है, यानी कि यह हमें मानसिक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से एक संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भोजन है वो हमें मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसलिए यह हमारी खुशियों को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भोजन सामाजिक समारोह में किस प्रकार से योगदान देता है। तो भोजन का हमारे अस्तित्व में बहुत ही मुख्य बिंदु रहा है, क्योंकि भोजन हमें आराम भी प्रदान करता है, खुशनुमा माहौल भी उत्पन्न कराता है, और जो भी हमारे सामाजिक अवसर, समारोह, योजना इत्यादि बनाते हैं उसमें भोजन का बहुत विशेष महत्व होता है। एक तरह से देखा जाए तो हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, और उस जीवन में खुशी का माहौल बनाने के लिए हम छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें भोजन का आयोजन करते हैं, नाश्ते का आयोजन करते हैं। ये सभी क्या है, एक तरह से सामुदायिक महत्व को संवर्धित करती हैं, मतलब बढ़ावा देती हैं, और आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम भाव को बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कार्य। जो भोजन है वो हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। जैसे सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त भोजन हमारी भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनको भी संतुष्ट करने का कार्य करता है, जैसे सुरक्षा, प्यार तथा अपनेपन की भावना। अब हम कैसे समझें कि ये हमें सुरक्षा कैसे करता है।
जैसे देखिए, एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता है तो वो अपने आप को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। छोटे बच्चे को आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर वो सुरक्षा महसूस करता है तो अपनी माँ की गोद में करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन जो है वो हमें अपनेपन की भावना को शामिल करता है, भावनात्मक सुरक्षा की अनुभूति कराता है। नेक्स्ट है भोजन संबंधित जो आवश्यकताएं, जैसे मान लीजिए अगर मेरी तो मम्मी या फिर भैया कभी रूठे होते थे तो उनको मनाने के लिए उनके पसंदीदा भोजन का उपयोग करती थी, कि जो उनको जो चीजें पसंद होती थी उसको बना करके और उनके सामने दे करके उन्हें मनाने का एक तरीका था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मित्र हो गए, रूठ गए, या फिर घर का कोई अन्य सदस्य या फिर रिश्तेदार, तो हम उन्हें बुलाते हैं और उनके पसंद का भोजन करा करके हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने स्नेह को, अपनेपन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मनाते हैं। और इस तरह से जो भोजन है वो मनोवैज्ञानिक कार्य कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण तथा पोषक तत्व। अब बात आती है पोषक तथा पोषक तत्व। पोषण उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है भोजन, तो उसके बाद क्या होता है, वो किस प्रकार से पचता है, किस प्रकार से एक मनुष्य वयस्क से बुजुर्ग के रूप में विकसित हो जाता है, इन सब चीजों को क्या है। ठीक है, तो जो हम आहार ग्रहण करते हैं वही हमारा एक दिन का क्या होता है, भोजन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वही एक दिन का आहार कहलाता है। और उससे जो हमें न्यूट्रिशन, जो हमें पोषक तत्व मिल रहे होते हैं उसे ही हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जो पोषक तत्व है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, रासायनिक तत्व होता है, यानी कि अनेक रासायनिक तत्व होते हैं जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे होते हैं, और इन्हीं रासायनिक तत्वों को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित अदृश्य है जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में होती है। यानी कि देखिए, जैसे हमें वायु दिखती नहीं है पर वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पोषक तत्व दिखते नहीं है लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारे भोजन में उपस्थित जो सामान्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और पानी। ये सभी क्या है, पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं ये सभी सामान्य पोषक तत्व। ठीक, तो अब हम जानेंगे इन पोषक तत्वों के बारे में कि इन ये जो पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और मिनरल्स, इन सब चीजों को जानेंगे कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं और इनका स्रोत क्या है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन चूंकि हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो इन सब चीजों को जानना देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एक कार के लिए ईंधन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्कूटी से ही जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, अगर उसमें आप पेट्रोल नहीं डलवाएंगे या फिर सीएनजी गैस का अगर प्रयोग कर रहे हैं, नहीं होगा तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि वो भी हमारे शरीर का ईंधन होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर के लिए
ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, जो हमारे शरीर को दिन भर सक्रिय बनाए रखता है। और हमारे आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ होता है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। तो जानेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आलू, चावल, मिठाई आदि से हमें आराम से प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो हम प्रतिदिन अपना भोजन कर रहे हैं उसमें आराम से हमें ये चीजें मिल जाती हैं। भोज्य शर्करा तथा स्टार्च दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है भोज्य शर्करा और दूसरा होता है स्टार्च। ठीक है, तो शर्करा जो होता है वो साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि फल, शहद, चीनी, शर्करा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यानी कि जो शर्करा होती है ये फल और चीनी, शहद से हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन स्टार्च जो होता है उसे हम जटिल शर्करा कहते हैं, और यह पौधों के रूप में ऊर्जा में एकत्रित होता है, जो कि हम स्टार्च युक्त पौधा उत्पादकों के सेवन से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे ये सब क्या है, हमारे पाचन तंत्र इस स्टार्च को ग्लूकोज में विखंडित करता है। यानी कि देखिए, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जटिल शर्करा किसे कहते हैं, तो जटिल शर्करा हम स्टार्च को कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। और जो पौधे होते हैं उसमें स्टार्च युक्त उत्पादकों का सेवन करते हैं, यानी कि हमारा पाचन तंत्र इस स्टार्च को ग्लूकोज में फिर क्या करता है, विखंडित करता है। जो स्टार्च होता है वो जटिल होता है, उसका पाचन डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए स्टार्च को ग्लूकोज में हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसे परिवर्तित करता है, और यह ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में अवशोषित होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जो स्टार्च होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, ये सभी चीजें। ठीक, उदाहरण के लिए चीनी और शहद हो गया। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी हमें मिलता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करना और तृप्ति की अनुभूति कराता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है, प्रोटीन को अन्य कार्य को करने के लिए छोड़ देता है, और भोजन को स्वादिष्ट बनाने में ये अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है, स्टार्च का स्रोत क्या है, अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, शकरकंदी, अरबी, ये सभी क्या है, स्टार्च के स्रोत हैं। और शर्करा के जो स्रोत हैं वो है चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, मुरब्बा इत्यादि। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर में को आवश्यक होता है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं एवं ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि जो भोजन होता है वो कोशिकाओं की क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे प्रोटीन का। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो हमारे मांसपेशियों का निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं
एवं ऊतकों का पुनर्निर्माण कर सके। ठीक है, यह हमारी पेशियों, अंगों, यहाँ तक कि रक्त में अधिकतर प्रोटीन के बने होते हैं, जो यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो हमारी जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण है और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे आहार में क्या प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये पशु एवं पौधों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन का कार्य होता है पेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय ऊतकों के पुनर्निर्माण में कार्य करना। ठीक है, प्रोटीन मुख्य रूप से कितने प्रकार से प्राप्त होता है? तो दो प्रकार से प्राप्त होता है, पशु एवं पौधे दोनों से प्राप्त होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पुनर्निर्माण का कार्य करता है। ठीक, तो जो पशु से प्राप्त प्रोटीन होता है उसे हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन कहते हैं। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन उसके शरीर के किलोग्राम भार से 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके शरीर का वजन 52 केजी है, 40 केजी है, तो आपको उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा वजन 52 केजी है तो हमें 52 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का 40 है तो उसे 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का कार्य। ठीक है, तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, पुराने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के निर्माण एवं ऊतकों के निर्माण के लिए होता है, घाव को भरने में ये सहायक होता है, रक्त एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को आप ध्यान में रखिएगा। जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है वो मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, दही, पनीर इत्यादि होता है। यानी कि ये मांस मतलब जो हमें जीवों से प्राप्त होता है उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन पौधों से जो प्राप्त होता है उसमें भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे दालें, गेहूं, मटर, सोयाबीन, ये क्या है? मूंगफली इत्यादि पौधों से प्राप्त प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वसा का कार्य। ठीक है, कि हमारे शरीर में यानी कि हमारे भोजन में वसा का मुख्य क्या कार्य होता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा को हम पशु वसा कहते हैं, यानी कि हम पशु वसा कहते हैं। ठीक है, पौधों से प्राप्त होने वाली वसा को हम पौधा वसा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या हमें कार्बोहाइड्रेट कम और वसा ज्यादा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी समस्या उत्पन्न कर सकती है, हमें मोटापा से ग्रसित कर सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति को केवल 30 ग्राम प्रोटीन यानी कि 2 छोटे चम्मच फैट की आवश्यकता होती है। और ये सब चीजें हमें चॉकलेट, बिस्किट, पकौड़े, पेस्ट्री इत्यादि से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें अपने भोजन में रोज केवल 2 चम्मच यानी कि 2 छोटे चम्मच वसा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और 1 ग्राम वसा हमें क्या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त प्रदान करती है। अब हम देखेंगे वसा के कार्य। ठीक है, तो वसा जो है वो मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ये ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यह हमारे शरीर को गर्म रखती है। यह वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के उपयोग में सहायक होती है।
यह हमारे शरीर के नाजुक अंगों जैसे हृदय, लीवर और शरीर के कंकाल तंत्रों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो जो वसा है वो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा करती है, जैसे लीवर, हृदय, शरीर के कंकाल तंत्र, मांसपेशियां। देखिए, अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे अगर हमारी त्वचा नहीं होती तो क्या हम हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान होता, नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये त्वचा ही में तो वसा कलेक्ट है, इकट्ठा है, तभी तो इंसान स्थूल और क्या पतला और मोटा जरूर हो सकता है, लेकिन वसा से ही तो बनता है हमारे त्वचा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानेंगे कि वसा का जो वनस्पति स्रोत है वो क्या है। वो है मक्खन, घी, ये सभी क्या है, प्राणिज स्रोत हैं। और मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति तेल, ये सभी क्या है, वसा के वनस्पति स्रोत हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे खनिज तत्व के बारे में, ठीक है। खनिज तत्व, ठीक है। खनिज जो है वो सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है, ठीक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों तथा दांतों में पाए जाते हैं। लौह खनिज जो रक्त में लाल पिगमेंट अथवा हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, और यह भोजन के रूप में लौड़ों में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो जो खनिज है वो हमारे शरीर में तरल ऊतकों में उपस्थित होते हैं, और इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। शरीर में यह कैल्शियम तथा पोटेशियम की बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, विशेष रूप से हड्डियों और उनके दांतों में इन्हें मैक्रो तथा प्रमुख खनिज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हड्डियों और दांतों में इन्हें हम मैक्रो तथा प्रमुख खनिज के रूप में जानते हैं, ठीक। खनिज तत्व से भी क्वेश्चंस आते हैं, हमारे हर एग्जाम में आते हैं, एलटी में आते हैं, ठीक है, नेट में भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सब टॉपिक्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक। चूंकि ये बेसिक है, ठीक। अब हम देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारे शरीर में लौह तथा आयोडीन की कम मात्रा पाया जाता है, इन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म खनिज किसे कहते हैं, तो लौह तथा आयोडीन की कम मात्रा पाई जाती है हमारे शरीर में, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म खनिज कहते हैं, ठीक। दूध और हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में लौह एवं खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे खनिज का कार्य क्या है, ठीक। तो खनिज जो है वो हमारे शरीर को विकसित करते हैं और हड्डियों को शक्ति प्रदान करते हैं, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं, मांसपेशियों का संकुचन बनाए रखते हैं, तंत्रिकाओं की कार्य प्रणालियों को सामान्य रखना तथा आवश्यकता पड़ने पे रक्त बहाव को ये रोकने का भी कार्य करते हैं। और इनका जो मुख्य स्रोत होता है वो दूध होता है और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कैल्शियम को, ठीक है। कैल्शियम भी क्या है, एक खनिज तत्व है, ठीक। तो ये हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व रखता है, ठीक। हम सभी अपने दैनिक आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और यह हमारे शरीर में हड्डियों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है तथा उनको मजबूत बनाए रखता है, ठीक है। यह हमारे दांतों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखता है,
फिर यह रक्त के बहाव को रोकने में तथा सहायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमें छोटी मोटी क्या होती है, चोटें लग जाती हैं, तो वहां पे ये ब्लड को क्लॉटिंग करने का कार्य करता है, रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक, तो जो कैल्शियम है ये हमारे शरीर में रक्त के बहाव को रोकता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके लिए हमें क्या होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम हमारे लिए क्या है, जीवन रक्षक का कार्य करता है। ठीक, यह मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ, जैसे पनीर, दही, लस्सी, छाछ कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, ये सभी क्या है, कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे खनिज तत्व आयरन, ठीक है, जिसे हम लौह कहते हैं। लौह एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व होता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सभी भाग हमारे शरीर के सभी भागों में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने में ये कार्य करता है। ठीक, तो इस तरह से जो लौह होता है, आयरन होता है, वो हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है। लौह का यानी कि आयरन का जो मुख्य स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, पुदीना इत्यादि, साबुत अनाज एवं फलियां, फिर पशुओं के लीवर, कलेजी, गुर्दा, अंडे की जड़ और गुड़, खजूर और अनार। तो इन सभी चीजों में क्या है, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त आंवला जो होता है वो बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है लौह तत्व का, यानी कि आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यह हमारे भोजन में लौह तत्व की मात्रा को वृद्धि करने में क्या होता है, अच्छा साबित होता है। तो आंवला जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, चाहे उसे आप मुरब्बा के रूप में खाइए, चाहे उसे अचार के रूप में खाइए, चाहे कैंडी बना के खाइए। तो आंवला किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, मतलब अच्छा माना जाता है। और इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, लौह तत्व होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे आयोडीन। ठीक, आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या कितना आवश्यक होता है, तो आयोडीन जो होता है हमें अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से बनाए रखने एवं शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, आयोडीन की कमी के कारण हमें बौनेपन यानी कि क्रिटिनिज्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, यह मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए और शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। और इसके कमी के कारण हमें बौनेपन यानी कि क्रिटिनिज्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यही नहीं, आयोडीन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए करता है, नहीं तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गलगंड जैसी भी समस्या हमें देखने को मिलती है आयोडीन की कमी से। ठीक, इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है समुद्री मछली, समुद्री मछली और आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे। ठीक, आयोडीन, नमक, ये सभी क्या है, मुख्य स्रोत हैं जो भोजन के प्रबलीकरण या प्रचुरता की प्रक्रिया को सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आयोडीन हमें बौनेपन और अब हम जानेंगे कि जो बौनापन होता है उसमें क्या होता है, तो वह अवस्था वो होती है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो संकुचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। यानी कि देखिए
बौनेपन में क्या होता है, बच्चों का हाइट जल्दी से नहीं बढ़ता है और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह हमारे शरीर के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में विटामिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन को विटामिन ए, डी, ई, के कहा जाता है और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विटामिन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विटामिन ए जो है वो अच्छी दृष्टि, विशेष रूप से कम प्रकाश में, और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, संक्रमण से प्रतिरक्षण उपलब्ध कराता है। तो ये सभी क्या है, विटामिन ए के कार्य है। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि विटामिन ए का कार्य क्या होता है। तो विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, त्वचा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, वृद्धि एवं विकास के लिए, और संक्रमण एवं प्रतिरक्षण हमें उपलब्ध कराता है, यानी कि हमें संक्रमण से बचाने का कार्य करता है विटामिन ए। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो फल, सब्जियां, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, घी, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक, इसके कारण आंख से संबंधित रोग, रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों के साथ मिल करके ये कार्य करता है, और यह तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, घी आदि में से प्राप्त होता है। त्वचा, जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में आती है तो उससे हम विटामिन डी प्राप्त कर लेते हैं, खास करके ठंडी के मौसम में जब हम सूर्य की पहली किरण, या गर्मी के मौसम में भी जब हम सूर्य की पहली किरण लेते हैं तो उससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ दीजिए या फिर सूर्य नमस्कार कीजिए उगते हुए सूर्य को। ठीक है, ताकि उसी बहाने हमें विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, यानी कि विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो साबुत दालें एवं अनाज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। यह रक्त के जमाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, यानी कि विटामिन के जो होता है वो रक्त क्लॉटिंग करने में मदद करता है, और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, विटामिनोसिस, विटामिन के की कमी से विटामिनोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब जल में घुलनशील विटामिन, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, हमारे शरीर के पाचन तंत्र को क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो अनाज, दालें, गेहूं, चावल इत्यादि होती है, और विटामिन बी की कमी से स्कर्वी जैसे रोग होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो
ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। ठीक, तो विटामिन सी जो है वो कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने में एवं शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक, यह हमारे दांतों एवं मसूड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे दांतों एवं मसूड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है और हमारे कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसकी जो प्राप्ति के स्रोत है वो फल है, पत्ते, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, अमरूद, आंवला विटामिन सी के जो महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रेशेदार जो भोजन होते हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो रेशेदार जो भोजन होते हैं वो हमें ताजे फल एवं सब्जियों से प्राप्त होते हैं, जो कि कब्ज जैसी बीमारी से बचाते हैं। रेशेदार भोजन को हम रुक्षांश यानी कि रफेज भी कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि रेशेदार भोजन को हम क्या कहते हैं, तो रुक्षांश यानी कि रफेज कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है जो केवल पादप पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशे से प्रचुर भोजन जो होते हैं वो होते हैं साबुत गेहूं का आटा, ठीक, फल, अमरूद, सेव, अनार, साबुत दालें, लोबिया, राजमा, काले चने, सब्जियां, मटर, फलियां इत्यादि ये क्या है, रेशेदार भोजन है जिनको हमें अपने आहार में ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सुबह को कच्चा चना खाओ, ताजे फल खाओ। ताजे फल क्यों खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में रेशा होता है और वो हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को यह जब परिष्कृत किया जाता है तब उनके रेशे एवं विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम पॉलिश किए हुए चावल को खाते हैं तो उसमें से रेशे निकल जाते हैं, लेकिन अगर पॉलिश बिना किए हुए चावल को खाते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे कि रेशे हमारे शरीर के लिए अनेक अनिवार्य कार्य करते हैं। यानी कि रेशे जो है वो हमारे शरीर के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर में यानी कि वो हमारे मल की स्थूलता को सुगमता प्रदान करते हैं। जो हमें कब्ज की समस्या रहती है उसको दूर करने में मदद करता है। ठीक है, रेशा युक्त भोजन को अधिक चबाने की आवश्यकता होती है और इसमें हमें संतुष्टि का स्तर अत्यधिक होता है। जब हम रेशे युक्त भोजन को करते हैं तो उसे चबा चबा के खाने में ज्यादा समय लगता है और हमारा कम में ही जल्दी से पेट भर जाता है, इसलिए हमें ये कई रोगों से बचाते हैं। तो अत्यधिक रेशे वाले आहार का सेवन करने से निम्नलिखित मतलब बहुत सारे रोगों का खतरा भी नहीं होता है। जैसे कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होंगी रेशे युक्त भोजन को लेने से। बृहद दंत कैंसर यानी कि लार्ज इंस्टेटाइन का जो बड़ी आंत छोटी आंत होती है, इसे संबंधित जो हमें कैंसर की बीमारियां इस समय देखने को मिल रही हैं, ये नहीं होगा। मधुमेह जैसी बीमारी से हम बचे रहेंगे, मोटापा से बचे रहेंगे। तो रेशे युक्त भोजन का हमारे आहार में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें ताजे फल एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, चना इत्यादि अपने आहार में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि पानी, ठीक है, तो पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, तो हमारे जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, हमें अपने आहार में
मतलब एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारे शरीर की जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पानी जो है वो पोषक तत्व तो नहीं है, इसके बावजूद भी ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह सभी शारीरिक द्रव्यों का एक घटक है। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है और भोजन के से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो पानी क्या है? पानी पोषक तत्व नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है और भोजन से प्राप्त पोषक तत्व को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। यह मूत्र के रूप में हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो पोषक तत्वों की कमी से हो जो होती है वो सबसे पहले तो एक व्यक्ति के शरीर में अगर पोषक तत्वों की लंबे समय से कमी है तो उसे दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो हम ज्यादा समय तक क्या होंगे? रोगी बन जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हमारे शरीर को पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे हम पोषक अभाव रोग कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में लंबे समय से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ गए हैं। ठीक, यह जो होती है दैनिक आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी या अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, पोषण अभाव रोग वह स्थिति है जब हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और यह विशिष्ट पोषक तत्व काफी लंबे समय तक बनी रहती है। यानी कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम काफी लंबे समय तक व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, गुस्सा के कारण, अवसाद के कारण भोजन ग्रहण नहीं करते, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है और हम रोग के हवाले चले जाते हैं और हमें भयंकर से भयंकर बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक, क्योंकि भोजन जो होता है, पोषक तत्व जो होता है वो हमारी सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि वो हमें रोगों से, संक्रमण रोगों से लड़ने का लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या होता है। तो प्रोटीन ऊर्जा जो होती है, यानी कि लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग हो जाता है। यह रोग जो होता है वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को होता है और हमारे देश में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गरीबी एवं सुविधाहीन समुदाय के बच्चों में व्यापक रूप से इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित होते हैं, जिनमें दस्त एवं अन्य संक्रमण का जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो जाती है असमय। ठीक, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। जैसे जब प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा पर्याप्त हो तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर कहते हैं। ठीक है, तो इस पोषक अभाव के कारण जो बच्चे का पेट है वो मटके की तरह विकसित हो जाता है। ठीक, और दूसरा कारण ये है कि जब लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी रहती है तो इस स्थिति में पैदा होने वाला जो रोग होता है वो होता है मैरास्मस। ठीक है,
तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, बच्चे का विकास रुक जाता है और वो अपनी पूर्ण क्षमता में विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है। बच्चे के आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसका वजन कम होने लगता है और वह कमजोर होने लगता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, कुपोषण है। और अत्यधिक कैलोरी का सेवन भी क्या करता है, बच्चे को मोटापा का शिकार बना देता है। यानी कि जब बहुत सारे संपन्न परिवार होते हैं जहाँ पे भरपूर मात्रा में, मतलब भरपूर क्या, हद से ज्यादा ही भोजन दे दिया जाता है बच्चों को, तो इस तरह से उनमें मोटापा की, कम उम्र में ही मोटापा की समस्या देखने को मिलती है। तो इसे हम अतिपोषण कह सकते हैं। ठीक है। और यह जो है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलती है, जो कि ये अभ्रमणशील एवं निषादी जीवन शैली का परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ए की कमी। ठीक। तो विटामिन ए जो होती है उसकी कमी मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है और गर्भवती महिलाओं में भी हो जाती है इसकी कमी। विटामिन ए की बढ़ोत ये शरीर की बढ़ोतरी एवं विकास के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसकी अगर कमी हो जाती है तो शरीर का क्या होता है, विकास रुक जाता है। और विटामिन ए की कमी से आंखों की पुतली के सफेद हिस्से में सूखापन आना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक इसकी कमी के कारण आंख के हिस्से में सिकुड़न आने लगती है और इसे आंख के कार्निया अथवा काले रंग अथवा हिस्से में पुतली भी क्या होती है, धुंधलापन देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस स्थिति में अंधापन भी आ जाता है। कम रोशनी में बच्चे को देखने में परेशानी होने लगती है और इसके कमी से क्या हो रहा है, हर वर्ष 40,000 तक बच्चे नेत्रहीन हो रहे हैं। तो जो विटामिन ए है इसकी कमी से हमें क्या होता है, रतौंधी जैसी समस्या देखने को मिलती है और आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लौह तत्व की कमी यानी कि एनीमिया। ठीक। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया से होने वाला रोग जो होता है वो पोषण तत्व की से संबंधित सबसे दूसरी समस्या है जो सभी आयु समूह के महिला एवं बच्चों को होता है। हमारे देश में एनीमिया का जो मुख्य कारण होता है वो है आहार में लौह तत्व वाले खाद्य पदार्थों को कम सेवन करते हैं, बड़े तथा वयस्कों के पेट में कीड़े का होना, फिर प्रसूति अथवा किसी दुर्घटना के कारण। अगर हमारे शरीर से किसी दुर्घटना के कारण हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में निकल जाता है तो ऐसी स्थिति में भी हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हमारी कोशिकाओं को मिलने वाला ऑक्सीजन का मात्रा घट जाता है, जिसकी वजह से हमें लगातार आलस्य, थकान महसूस होता है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, विटामिन लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग हैं, यानी कि एनीमिया रोग जो होता है वो लौह तत्व की कमी से हो जाता है। अब हम जानेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या होता है। तो विटामिन बी की मात्रा कम होने से जो होता है वो मुंह में छाले पड़ना, मुंह पकना, और जीभ में छाले पड़ना। ठीक है। फिर मुंह के किनारे कट जाना, ये सभी क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होते हैं। और इसके साथ ही दस्त और पेचिश के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन बी के कारण क्या होता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें सफेद चावल के स्थान पर क्या करना चाहिए, ब्राउन चावल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि पालिश की हुई चीजों को का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो हमें मुख्य रूप से ताजे फल एवं सब्जियों को न खाने से होती है। ठीक है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि ताजे फल एवं सब्जियां नहीं लेते हैं जिसकी वजह से हमें
स्कर्वी जैसे रोग हो जाते हैं, यानी कि विटामिन सी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी रोग। इससे हमारे मसूड़े, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मसूड़े फूलने लगते हैं, खून निकलने लगते हैं, घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। तो ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग में। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाला विकार। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो विकार है वो है घेंघा, बौनापन, मानसिक विकलांगता, बहरापन इत्यादि। ठीक है, घेघा अथवा गलगंड आमतौर पर किशोरों एवं युवाओं और स्कूली बच्चों में देखा जाता है। इस रोग में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अत्यधिक प्रभावित होती हैं और बौनापन जन्म पूर्व आयोडीन की कमी, भारी कमी के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि जो बौनापन है वो जन्म के बाद होता है। जब एक लेडी जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उस अवस्था में क्या होता है कि वो आयोडीन का भरपूर सेवन नहीं की रहती है, जिसका असर उसके बच्चे में देखने को मिलता है। भारत के कुछ इलाकों में क्या होता है कि हमें घेंघा रोग मुख्य रूप से देखने, जैसे हिमालय के तलहटी में वाला जो क्षेत्र है वहाँ बाढ़ अधिक आती है, जिसे सर्वेक्षण में पता चला कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल में भी घेंघा रोग से प्रभावित लोग देखे जाते हैं। ठीक है, इस समस्या का एकमात्र समाधान है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना। इसी वजह से सरकार गैर आयोडीन युक्त नमक को क्या की है, प्रतिबंधित कर दी है, मतलब रोक लगा दी है। तो आयोडीन का उपयोग हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आयोडीन नमक को वायु रोधी डिब्बे में रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम भोजन में विविधता की आवश्यकता। देखिए, भोजन में जब हम विविधता रखते हैं तो भोजन में विविधता रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम प्रतिदिन अपने खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी ही यूज करें, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करें, रोज आलू की सब्जी, तो क्या हमारे शरीर को पोषक तत्व तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भोजन में विविधता लाने की आवश्यकता होती है, ताकि हमें आयरन भी मिले, कैल्शियम भी मिले और सारी चीजें मिलती रहे। ठीक है, तो इसलिए भोजन में हमें विविधता लाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और पोषण और स्वास्थ्य में अंतः संबंध, जो पोषण एवं स्वास्थ्य है हमारा, इसमें बहुत बड़ा ही मतलब आपसी सामंजस्य होता है, यानी कि अंतः संबंध होता है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ने यह परिभाषा दी है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति न सिर्फ बीमारियों से मुक्त करती है, बल्कि हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखती है, मतलब अच्छा रखती है। ठीक है, इस प्रकार से सही अर्थों में कहा जा सकता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो न सिर्फ सही तरीके से भोजन करता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। आप कभी भी देखिएगा, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही खुश मिजाज होगा, निरोगी होगा, उसकी हर एक चीज बहुत ही अच्छी होगी, उसके अंदर आलस्य बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए WHO ने अपनी परिभाषा दी कि पूर्ण शारीरिक, यानी कि पूरे तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वस्थ रखना ही क्या होता है, पोषण एवं स्वास्थ्य होता है, न कि सिर्फ बीमारियों से शरीर को मुक्त करना पोषण का महत्व होता है। ठीक है, बाकी सारे ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि जो हमारा क्या है, पोषण से संबंधित चीजें हैं, इन सब चीजों को। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट कल हम चीजों को डिस्कशन कर सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।